नमस्कार दोस्तों। विपक्ष की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर आज आरोप लगे कि संसद के दोनों सदनों में कांग्रेस नेताओं का, विपक्ष के नेताओं का माइक म्यूट किया गया। लोकसभा में आरोप यह लगा कि राहुल गांधी जब नीट के मुद्दे को उठाना चाह रहे थे, नीट पर चर्चा चाह रहे थे, तब उनका माइक म्यूट किया गया, उनकी आवाज बंद की गई। कुछ ऐसा ही आरोप मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगाया कि जब राज्यसभा में वो नीट पर चर्चा करना चाह रहे थे, तब सभापति आसन पर थे और उनकी आवाज बंद की गई। और इस बीच कांग्रेस के दर्जनों नेताओं ने तमाम तरह के ट्वीट करके आरोप लगाए, एतराज जताया कि अहम मुद्दे पर, नीट जैसे मुद्दे पर, जिस मुद्दे का रिश्ता लाखों छात्रों से है, युवाओं से है, परीक्षार्थियों से है, उस मुद्दे पर अगर विपक्ष के नेता संसद में आवाज उठाना चाह रहे थे, फिर उनकी आवाज बंद क्यों की गई, माइक म्यूट किया गया। बीजेपी के नेताओं का कहना है ये एक राजनीति है और मौके की ताक में जो कांग्रेस के नेता हैं वो खामखा इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान है, दीपेंद्र हुड्डा। 5 बार के सांसद हैं, 4 बार लोकसभा, 1 बार राज्यसभा, कांग्रेस के नेता हैं। और दीपेंद्र हुड्डा साहब का एक वीडियो कल वायरल हुआ था। मेरे चैनल पर जिन लोगों ने देखा होगा उन्होंने भी देखा होगा कि दीपेंद्र हुड्डा संसद में, लोकसभा में, जब लोकसभा के स्पीकर जब वहां शपथ ले रहे थे शशि थरूर, और आखिर में उन्होंने कहा जय संविधान, तस्वीर में चाहूंगा स्क्रीन पर वो दिखाएं, और उसके बाद शशि थरूर जब जय संविधान कहकर फिर नीचे अपनी सीट की तरफ बढ़े, राहुल गांधी से उन्होंने हाथ मिलाया और इसी बीच स्पीकर ने कहा संविधान की शपथ तो आप ले ही रहे। माननीय सदस्यगण, तो उसी बीच हुआ ये कि दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सर इस पर आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो स्पीकर की तरफ से नाराजगी जताई गई कि आप किस पर आपत्ति, किस पर नहीं आपत्ति, मुझे मत बताओ, चुप बैठो। इस पर बहुत सारे लोगों को लगा कि स्पीकर को इस तरह से किसी सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ बात नहीं करनी चाहिए कि चुप बैठो, जैसे लग रहा है कि स्कूल में किसी उद्दंड छात्र के साथ कोई प्रिंसिपल बात कर रहा हो। तो मैंने आज दीपेंद्र हुड्डा को खास तौर से मेहमान के तौर पर आमंत्रित किया ताकि कल की बात भी समझें और आज की भी, कि आज ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी जब कुछ बोल रहे थे नीट के मुद्दे पर तो उनका माइक म्यूट किया गया। दीपेंद्र हुड्डा साहब, आपका स्वागत है। मैंने भूमिका इसलिए दी ताकि दर्शक जान जाएं कि कल क्या हुआ, आज क्या हुआ। तो पहले तो स्वागत के साथ पहला सवाल दीपेंद्र हुड्डा साहब, कल क्या हुआ इस पर हम आगे बात करेंगे, आज क्या हुआ? और ये सवाल पूछने से पहले एक छोटा सा वीडियो है, वो मैं चाहता हूं देख ले दर्शक ताकि समझ लें, उसके बाद आपके पास आता हूं। प्ले करें जो आज हुआ। माइक में बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता सर। माइक में बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता सर। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, आप सुनिए। जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने, ओके। और यही माइक उनका म्यूट किया गया, ऐसा विपक्ष के नेताओं का, कांग्रेस के नेताओं का कहना है, जैसे वो नीट के मुद्दे पर बात करना चाह रहे हैं। तो पहले पूरा मामला समझते हैं, उसके बाद ये कि बीजेपी की तरफ से क्या कहा जा रहा है। दीपेंद्र हुड्डा साहब, हुआ क्या आज संसद में? देखिए, जैसे कि आपने देखा कि राहुल जी ने एक अत्यंत ज्वलंत और संवेदनशील मुद्दा, जो करोड़ों युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है, नीट। ये पेपर लीक सरकार बन चुकी है, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक के बाद एक, और शायद सबसे ज़्यादा पेपर लीक हरियाणा में ही हुए हों, लेकिन पूरे देश में। और नीट जैसे महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन का पेपर लीक, जिसके सारे तथ्य सामने आ चुके हैं, सीबीआई लोगों को धर रही है, सारे प्रमाण सामने आ गए, लेकिन ना तो धर्मेंद्र प्रधान जी जिम्मेदारी ले रहे, ना ही कोई री एग्जामिनेशन का कोई कदम उठाया गया। तो राहुल जी ने एक बड़ी शालीनता से, सभ्यता से, और आपने देखा होगा उन्होंने कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम पूरे सदन का एक दृष्टिकोण बने, सत्ता पक्ष और विपक्ष का मिलजुल कर एक दृष्टिकोण बने, ये बात उन्होंने कही। लेकिन इसके बाद उनका माइक बंद हो गया। तो मैं समझता हूं कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण
आज जो हुआ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये राहुल जी जो बोल रहे थे वो केवल एक माननीय सदस्य के रूप में नहीं, देश के, और केवल कांग्रेस के नेता के रूप में नहीं, देश के विपक्ष के नेता के रूप में, नेता विपक्ष के रूप में। जैसा आप बता रहे थे अभी कि पिछले 20 वर्षों से मैं संसद में हूं, और उससे पहले भी मैं राजनीति, प्रजातंत्र का विद्यार्थी रहा हूं, और मैंने हमेशा देखा है कि देश की संसद की एक परंपरा रही है कि नेता विपक्ष को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती है। वो अपना विषय, अपना प्रस्ताव सदन के सामने संपूर्णता से रख सकता है। हाँ, ये विशेषाधिकार आसन का है, और कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से सरकार का भी है, इसको हम स्वीकार करते हैं कि उस प्रस्ताव को स्वीकारे या ना स्वीकारे, लेकिन कम से कम विषय को पूर्णतः रख सके। ये देश की संसदीय परंपरा का हमारा हिस्सा है। ये संसदीय परंपरा ध्वस्त हुई 2014 के बाद धीरे धीरे, जब भाजपा की सरकार बनी, मोदी सरकार पार्ट 1 बनी। लेकिन ये जो आपने आज देखा, ये दुर्भाग्यपूर्ण इसीलिए है कि ये जो पिछले 10 वर्ष से, जिसको हम अलोकतांत्रिक कार्यशैली सरकार की, जिसको हम संज्ञा दे रहे थे, जो संविधान को कुचल कर और विपक्ष को दरकिनार करके जो सरकार जिस तरीके से चल रही थी पिछली 2 टर्म्स में, ये सरकार ने दिखा दिया, स्पष्ट कर दिया पहले 2-3 दिन में सदन में कि सरकार उसी कार्यशैली से अब आगे भी चलना चाहती। जो ये जनादेश आया, इस जनादेश को सरकार ने समझने में बहुत बड़ी भूल कर रही है सरकार, ये भी दिखाई दिया सदन में। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आपने देखा अजीत जी, मैं ये भी कहना चाहूंगा इस मुद्दे पे कि जनादेश, मैं क्यों कह रहा हूं जनादेश को समझने में भूल कर रही है, क्योंकि जनादेश आया है पहले 10 साल पहले 2 टर्म, जब सरकार कहती थी कि जनता ने विपक्ष को नकारा है, और इसीलिए हम भी विपक्ष को पूर्णतः नकारते हुए और जो है लोकतांत्रिक तरीके से, तानाशाही तरीके से, रवैये से अपना एजेंडा पुश करेंगे, वन साइडेड चलाएंगे। मगर इस बार जनता ने अपनी वोट की चोट से संविधान की रक्षा करने का काम किया, प्रजातंत्र को बचाने का काम किया, और देश के प्रजातंत्र में संतुलन साधने का काम किया। आज जनादेश में संख्या बल भले ही भाजपा के पास हो, लेकिन नैतिक बल जनादेश ने किसी को दिया है तो देश के विपक्ष को दिया। एक मजबूत विपक्ष खड़ा कर दिया जनता ने। तो जब जनता ने एक जनादेश देकर मजबूत विपक्ष, बराबर का विपक्ष और अल्पमत की सरकार को जन्म दिया है, तो उस विपक्ष की आवाज देश की संसदीय परंपरा के अनुसार सुनी जानी चाहिए। अगर देश का विपक्ष किसी सकारात्मक ज्वलंत मुद्दे को रखना चाहता है, तो आप उसकी आवाज को वैसे ही कुचलेंगे, ये अब स्वीकार्य नहीं है। अगर सरकार इसी कार्यशैली से चलेगी तो आगे इनको मुंह की खानी पड़ेगी। ये बताइए दीपेंद्र हुड्डा, जैसे ये कहा गया है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बीच स्थगन प्रस्ताव नहीं आता है, और ये परंपरा नहीं है। आप लोग स्थगन प्रस्ताव लाना चाह रहे थे, राहुल गांधी और विपक्ष, जाहिर है, और वो स्वीकार नहीं हुआ। तो स्पीकर ने कहा भी कि आप नेता विपक्ष हैं, संसदीय मर्यादाओं का पालन करें। प्रतिपक्ष के नेताओं से, प्रतिपक्ष के नेता से हम उम्मीद करते हैं जब होगा आपको बोलने का मौका, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी, तब आप अपनी बात रखिएगा। तो फिर ये उनके हिसाब से, तो स्पीकर के हिसाब से जो मर्यादा है उसका पालन विपक्ष ने नहीं किया, ये ऐसा उनका कहना है। उन्होंने एक परंपरा, देखिए 2 चीजें होती हैं जो जिसके आधार पर हमारी संसद चलती है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर, कायदे, और दूसरा परंपरा, जो आपने कहा कन्वेंशन। अब वो कन्वेंशन का हवाला उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि भाई ये हमारा परंपरा का हिस्सा नहीं है। परंपरा का तो ये भी हिस्सा नहीं है कि 5 साल तक डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति ही ना हो। परंपरा का हिस्सा ये भी नहीं है कि विपक्ष को डिप्टी स्पीकर पद के लिए पर विपक्ष का को अवसर ना मिले। तो परंपराओं को तार तार कोई कर रहा है। और यहां मैंने आपको कहा कि विशेषाधिकार उनके पास है कि वो उसके बाद भी, अगर हमारी पूरी बात सुनने के बाद अगर कायदा बताएं या परंपरा बताएं, रूल्स बताएं या कन्वेंशन बताएं और कहें कि हम अस्वीकार करते हैं, तो फिर भी हम समझ सकते हैं। लेकिन हमारी बात सुनी ना जाए किस विषय पे, उस विषय को विस्तृत रूप से विपक्ष रख ही ना पाए, ये भी परंपरा का हिस्सा नहीं है। बहुत बार मैंने देखा है कि राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद नेता विपक्ष की तरफ से
पूरी लंबी लंबी बातें कही गई हैं जब विपक्ष में भाजपा थी। हाँ, उस पर डिस्कशन हुआ कि नहीं वो एक अलग बात, मगर ये जिस तरीके से जो है बात को, माइक को बंद करना, और ये जो कार्यशैली पिछले 10 साल से जो कायम हुई है कि स्पीकर ने जैसे कहा, दीपेन हुड्डा, स्पीकर ने जैसे कहा कि बटन यहां नहीं होता, मैं पहले भी व्यवस्था दे चुका हूं, आपको बता चुका हूं कि माइक बंद नहीं होता, तो ये क्या माजरा है कि स्पीकर कह रहे हैं माइक बंद नहीं होता, म्यूट दिखता है। इस महान देश के महान सदन के उस आसन का मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि व्यवस्था, सदन को चलाने की व्यवस्था की के केंद्र बिंदु चेयर होते हैं दोनों सदनों, चाहे वो लोकसभा अध्यक्ष हो, चाहे वो सभापति उपराष्ट्रपति राज्यसभा में हो, और कहीं ना कहीं जो उनको सदन को चलाने में सहयोग करने के लिए जो सदन के जो मार्शल्स होते हैं, वो जो है कहीं ना कहीं उन्हीं से क्यों लिया जाता है। और ये कोई नई बात, मैं आपको कोई नई जानकारी नहीं दे रहा, ये जो है एक सर्वविदित जानकारी है, सबको पता है। तो खैर उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा मैंने नहीं सुना, लेकिन मैंने जैसे कहा कि कहीं ना कहीं ये जो कार्य, जो मुख्य मुद्दा है, वो टेक्निकलिटी से उठ के जो मैंने बात की कि इस जनादेश को इस सरकार या तो समझ नहीं रही या समझकर ना समझ बनते हुए उसी कार्यशैली से अपनी उसी अलोकतांत्रिक कार्यशैली को आगे अपने एजेंडा को पुश करना चाह रही है। इसके आपने 3 दिनों में कई इसके आपने उदाहरण देखे। आपने देखा कि किस तरह से इमरजेंसी को याद किया गया पहले दिन ही, जब लोकसभा अध्यक्ष पद का चयन किया गया था, सबने प्रशंसा करी, राजनीति दलगत ऊपर उठकर सबने बधाई दी, लेकिन उसके बाद सडनली इमरजेंसी को याद कर दिया गया और 2 मिनट का मौन, जो इमरजेंसी में जिन्होंने यातनाएं सही, वो इस नाम पर 2 मिनट का मौन की घोषणा कर दी गई। आपने देखा ये जो आप एक उदाहरण दे रहे थे कल, जो जय संविधान के नारे पर जिस रूप से जो उसके बाद जो घटनाक्रम घटी, तो ये सारी जो 2-3 दिनों की जो बातें हैं, ये इसी बात की तरफ संकेत करती हैं। एक बात बताइए, 2 पहलू है, मैं इस पर आता हूं आगे, लेकिन मान लीजिए इमरजेंसी को याद किया या इमरजेंसी के लिए कोई प्रस्ताव आया, तो भाई इमरजेंसी एक काला धब्बा था, इमरजेंसी एक काला अध्याय है इस देश के इतिहास में, सियासी इतिहास में, तो उसमें क्या दिक्कत है, उसमें इतना हाय तौबा क्यों? नहीं, ऐसा आप देखिए, आप राष्ट्रपति अभिभाषण देखिए, वो समझ में नहीं आ रहा कि ये 2024 की सरकार है या ये 1977 की जनता पार्टी की सरकार है या ये 2014 की पहली प्रथम मोदी सरकार है, क्योंकि राष्ट्रपति अभिभाषण शुरू हुआ कि हमें पूर्ण बहुमत मिला है, पूर्ण बहुमत से बनी हुई मेरी सरकार। अब राष्ट्रपति जी, महामहिम जी के मुख से तो जो सरकार द्वारा तैयार किया वक्तव्य वो आया, तो पूर्ण बहुमत तो नहीं है, अल्पमत में है भाजपा। उसके बाद कहा गया, वो तो 2014 में मोदी सरकार की बात याद आई मुझे कि शायद उस अब राष्ट्रपति भाषण से कोई अंश लिया गया हो। उसके बाद आया ये इमरजेंसी बहुत गलत लगी और इमरजेंसी ये हुआ, उसको मुझे याद आया कि शायद 1977 में जो जनता की सरकार बनी होगी, शायद उसके राष्ट्रपति भाषण से कुछ अंश लिया गया हो। और पहले दिन जो आपने कहा कि भाई ये पहले दिन, इस पे क्या आपत्ति हो सकती है कि 2 मिनट का मौन, मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, नई सरकार बनी है, देश के करोड़ों मतदाताओं ने नई सरकार चुनी, उस समय वो सोलम ओकेजन जब पहले दिन वो सदन, वो संसद, वो लोकसभा वहां पर बैठी, अगर आपको मौन रखना ही था 2 मिनट का, तो आपको रखना चाहिए था देश के उन लाखों सैनिकों के श्रद्धांजलि आप देते जिन्होंने अपना सर्वोच्च निछावर किया इस देश की सुरक्षा के लिए। आपको अगर पहले दिन एक नई सरकार के गठन पर मौन रखना था और श्रद्धांजलि देनी थी, तो आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते जिन्होंने अपने जान न्यौछावर किए। आप शहीद आजम भगत सिंह, लाला लाजपत राय, रानी झांसी लक्ष्मीबाई 1857 से 1947 तक उन लाखों ऐसे हमारे भारतीयों
के प्रति, जिन्होंने अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया इस देश की आजादी के लिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, आज उनको याद करते जिनकी वजह से आज देश बना, या उनको याद करते जिनकी वजह से आज देश कायम है हमारे सैनिकों के प्रति? आप राजनीति पहले ही दिन ही ले आए। नहीं, लेकिन उनका कहना है, बीजेपी का कहना है कि 25 जून चूंकि वर्षगांठ है इमरजेंसी के, 49 साल हुए, हालांकि 50 साल की तरह माहौल बनाया गया, तो उन्होंने कहा इसलिए हमने किया। माहौल बनाया कि माहौल बिगाड़ा, वो तो आप जो है उसका आकलन आप करिए। देशवासी भी देख रहे हैं। देशवासियों ने अपनी वोट से देश की अलोकतांत्रिक सरकार पर अंकुश लगाने का काम किया। मैं नहीं कहता कि हमें बहुमत मिला, संख्या बल भाजपा को मिला, लेकिन नैतिक बल देश के विपक्ष को देशवासियों ने दिया। और ये नैतिक बल में बड़ी ये जादुई शक्ति होती है, करिश्माई शक्ति होती है प्रजातंत्र में। और इसका मैं उदाहरण देना चाहता हूं। आपने देखा होगा जब ये देश का जब नतीजा आया चुनाव का, तो उसके बाद जब एनडीए की बैठक हुई तो आपने सबके चेहरे देखे होंगे, किसी के चेहरे पे मुस्कान नहीं थी। लेकिन जब आपने कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी और इंडिया गठक की बैठक देखी तो सब एक दूसरे से गले मिल रहे थे, सबके चेहरों पे चमक थी, एक दूसरे को बधाई दे रहे थे, मिठाई खिला रहे थे। ये जादुई करिश्माई शक्ति नैतिक बल में है। देश के विपक्ष को नैतिक बल इस जनादेश ने दिया है। नैतिक बल ने देश के विपक्ष को खड़ा किया और उस जनादेश का सम्मान करना सत्ता दल का दायित्व है। सत्ता दल इस जनादेश को समझे, सम्मान करे, लेकिन उसको रौंदने का कार्य नहीं करे जैसा ये रौंदते आए हैं। और ये रौंदने का 3 दिन का जो ट्रेलर इन्होंने दिखाया है वो प्रतीक इस बात का है कि ये इस जनादेश को ठुकरा रहे हैं। जनता के इस जनादेश को ये दरकिनार करते हुए उसी तानाशाही रवैये से, उसी अलोकतांत्रिक रवैये से अपनी सरकार चलाना चाहते हैं। तो अगर ये चलाएंगे तो इनको मुंह की खानी पड़ेगी आगे, ये मैं कह सकता हूं। दीपेन जी, ये बताइए, जैसे मैं देख रहा हूं तमाम कांग्रेस के नेताओं के ट्वीट हैं, आपका भी लंबा ट्वीट है, मल्लिकार्जुन खड़गे, भूपेश बघेल, गोविंद सिंह डोटासरा, सुप्रिया सुलेद, रागिनी नायक, मेरे पास लंबी लिस्ट है जो कांग्रेस के नेताओं के ट्वीट हैं, बयान है, वीडियो बयान है, गौरव गोगोई, सबके। तो आप सब लोग इसके लिए एक तरह से सरकार को भी घेर रहे हैं जो सदन में हो रहा है। आप भी यही बोल रहे हैं सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। तो भाई ये कहा जा सकता है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भाई स्पीकर के हाथ में सदन के भीतर की पूरी कार्यवाही होती है, स्पीकर वहां के मुखिया हैं, वही कस्टोडियन है, स्पीकर का फैसला इसमें सरकार को क्यों घसीट रहे हैं? स्पीकर अगर उस तरह से सदन चलाना चाहते हैं या मर्यादित आचरण रखना चाहते हैं या डांट फटकार करके वो सिस्टम में सदन को रखना चाहते हैं। देखिए ये मैं समझता हूँ कि एक ये तकनीकी उत्तर हो सकता है, लेकिन ये देश की जनता भी समझती है। और अजीत जी, आप तो सबसे समझदार पत्रकारों में आपकी गिनती है देश के, तो आप भी समझते हैं मैं कि अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सी बातें सरकार द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। ये कोई नई बात नहीं। एक बयान दिया था अखिलेश यादव ने, एक बयान दिया था पहले ही दिन स्पीकर के पद पर दूसरी बार ताजपोशी होने के बाद कि विपक्ष पर तो आपका अंकुश रहता ही है, सत्ता पक्ष पर भी अंकुश रहे, और साथ में कहा कि सदन आपके इशारे पर चले, उल्टा ना हो। तो कहीं इसमें भी कोई इशारे की बात है, वही शायद आप भी कह रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो है उन्होंने जो बात कही थी, उन्होंने कहा सदन आपके इशारे पे चले मगर इसके उल्टा ना हो, वो थोड़ा सा उसमें संशोधन और कर दीजिए तो आपको उत्तर अपना पूरा संपूर्ण मिल जाएगा। उन्होंने इशारे पे कही थी, लेकिन मैं समझता हूँ इसको थोड़ा सा संशोधन कर दीजिए तो आप कर दीजिए। नहीं तो है ही, इसमें तो मैंने आपको कह ही दिया कि अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की ओर से सदन चलाया जाता है, मगर माननीय आसन का बहुत बड़ी भूमिका उनकी रह सकती है। अब वो कितनी अपनी उस संवैधानिक जिम्मेदारी का स्वतंत्रता से उस पर उस जिम्मेदारी को निभाते हैं, इस बात पे निर्भर है कि उनका कार्यकाल किस रूप से देखा जाएगा। दीपेंद्र, एक कल का वीडियो है जिस पर हम लोगों ने भी वीडियो बनाया, वायरल वीडियो। मैं अपने सहयोगियों को कहूंगा उसको रेडी रखें, उसको प्ले करें। कल जिस ढंग से लोकसभा में स्पीकर ने आपको फटकार लगाई
और वो फटकार, मैंने पहले भी कहा, वो फटकार कुछ इस तरह की फटकार थी जैसे क्लासरूम में किसी उद्दंड छात्र को वैसे एक सांसद को स्पीकर फटकार रहे थे। मैं चाहता हूं पहले ऑडियो सुनिए। मैं कहूंगा इस ऑडियो को वीडियो को देखने के बाद किसी को भी वही लगेगा जो हम लोगों को लगा, लेकिन आपको क्या लगा ये हम आपसे जानना चाहेंगे। जय संविधान। संविधान की शपथ तो ले ही रहे हैं, ये संविधान की शपथ है। किस पे आपत्ति नहीं हो, सलामत दिया करो। चलो बेटो, किस पे आपत्ति नहीं हो, सलामत दिया करो। संविधान की शपथ तो ले ही रहे हैं, ये संविधान की शपथ है। किस पे आपत्ति नहीं हो, सलामत दिया करो। चलो बेटो, किस पे आपत्ति नहीं हो, सलामत दिया करो। चलो बेटो, किस पे आपत्ति नहीं हो, सलामत दिया करो। चलो बेटो, चलिए। ये स्पीकर ने कहा दीपेन हुडा को, दर्शक भी हमारे देख रहे होंगे, कि किस पर आपत्ति नहीं, सलामत दिया करो, चलो बैठो। और हुआ ये था कि दीपेन हुडा ने, जब शशि थरूर लौटे और पीछे से आवाज आई उसके बाद, लेकिन मैं चाहता हूं आप ही से सुनूं दीपेन हुडा कि क्या हुआ जब ये हुआ, इस तरह से स्पीकर ने कहा, और उसके बाद आपको क्या लगा, ये जरा आपसे समझें, क्योंकि आप एक सांसद हैं और आपने इसको देखा और झेला है। देखिए, मैं अपने उत्तर की शुरुआत उसी बात से करना चाहूंगा जो शशि थरूर जी ने कही, जय संविधान। और ये जो सदन है, ये जो संसद है, ये संविधान से चल रही है। ये जो आसन बना ये भी संविधान से बना, जिसपे लोकसभा अध्यक्ष आसीन है। देश भी संविधान से चल रहा है। देश के हर वर्ग के अधिकार भी उस संविधान में से के माध्यम से सुरक्षित किए गए हैं। आपके और हमारे अधिकार भी हर व्यक्ति के उस संविधान। तो जय संविधान कहने पे तो सबको खुशी होनी चाहिए। जय संविधान कहना तो सबके लिए गौरव का विषय होना चाहिए। और मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से, मैं भावनात्मक रूप से भी इस उद्घोष के साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि संविधान सभा जिनके माध्यम से देश की संविधान की रचना हुई, बाबा साहब के नेतृत्व में, मेरे स्वर्गीय दादाजी चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी भी उस सभा के सदस्य थे। और संविधान की मूल प्रति पे अंबेडकर जी, नेहरू जी, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद के साथ साथ चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी के भी दस्तखत मूल प्रति पे अंकित है। तो जब ये बात आई तो स्वाभाविक रूप से मैंने ससम्मान एक बात रखी कि जय संविधान के उद्घोष पर सबको खुशी होनी चाहिए, किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो हुआ आपने देखा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जैसे मैंने कहा कि मैं इस महान सदन के आसन के प्रति मैं पूरा सम्मान मैं रखता हूं, लेकिन आसन का भी दायित्व है कि हर सदस्य का सम्मान बरकरार रखे। आसन का दायित्व है किसी सदस्य का अपमान ना हो और सभी सदस्यों का सम्मान आसन रखे, उसी में सदन की गरिमा है। मेरी जहां तक बात है, 5वीं बार मैं संसद में पहुंचा हूं। पिछले 20 वर्ष के संसदीय कार्यकाल का एक एक क्षण देशवासियों के आगे है। मेरे मुख से कभी भी कोई एक भी असंसदीय शब्द मेरे मुख से नहीं निकला। आज तक एक भी शब्द कार्रवाई से नहीं निकला जो मैंने कहा हो, और मैंने सबका सदैव मान सम्मान किया है। ऐसे में ये जो हुआ, ये कितना सही था, कैसा था, या गलत था, या ठीक नहीं था, इसका निर्णय मैं देशवासियों पे छोड़ता हूँ, हरियाणा प्रदेश वासियों पे छोड़ता हूँ, आप पे छोड़ता हूँ, और मैं आदरणीय माननीय चेयर पे भी छोड़ता हूँ कि ये जो हुआ वो कैसा हुआ। अच्छा, एक बात बताइए कि कई बार ऐसी चीज होती है, जैसे ये हुआ जो सदन में, लोकसभा में, जिस तरह से आपको डांटा, चुप बैठो,
और उसके बाद बहुत सारे सांसद सत्ता पक्ष के भी होंगे जो 10 साल, 20 साल, 25 साल से लोकसभा में हैं, जिन्होंने कई स्पीकर को देखा, मीरा कुमार से लेकर और सोमनाथ चटर्जी से लेकर और पिछले दौर में भी जो भी स्पीकर थे सबको देखा होगा कई दौर। तो क्या सत्ता पक्ष के किसी सांसद ने भी ऑफ रिकॉर्ड आपको कहा ऑफ कैमरा कि दीपेन जी ये तरीका गलत था स्पीकर का, किसी ने भी व्यक्तिगत तौर पर? देखिए, मैं यही कह सकता हूं कि मेरा ये मानना है कि देशवासियों ने और हमारे प्रदेशवासियों ने इसको देखा है और सभी के मन में अपनी अपनी भावनाएं उमड़ के आई हैं। मैं इसका क्या जवाब दूं? मैं समझता हूं कि जो हुआ है वो देशवासियों ने, हमारे प्रदेशवासियों ने देखा है। अभी आने वाले समय में चुनाव भी आ रहा है हरियाणा में, जो लोग जवाब देना होगा वो लोग जवाब देंगे। मेरा कुछ जवाब देना उचित नहीं है। चलिए, आखिरी सवाल दीपेन हुड्डा कि जो कुछ हुआ कल सदन में आपके साथ स्पीकर का जैसा बर्ताव था, जिसकी बहुत निंदा की गई, हम लोगों ने भी की, तो हम लोगों को भी चेताया बहुत लोगों ने कि प्रिविलेज होता है, आप स्पीकर के आचरण पर, उनके बर्ताव पर, उनकी शैली पर सवाल नहीं उठा सकते। लेकिन मुझे लगता है अभिव्यक्ति की इतनी आजादी हमें भी है कि गलत को गलत कह सके, एक दायरे में रहकर, मर्यादा के दायरे में। अब सवाल ये उठता है कि आरोप 5 साल तक स्पीकर पर लगा कि जिस ढंग से स्पीकर पर भी और सभापति पर भी जिस ढंग से 140-41 सांसदों को पिछले सत्र में बाहर कर दिया गया और उस सत्र से, शीतकालीन सत्र से बाहर करके तमाम कानून पास कर दिए गए, न्याय संहिता से लेकर बहुत सारे कानून। अब 5 साल फिर आगे है, तो वो अंदेशा अभी भी बना है। तो उन स्थितियों का कैसे मुकाबला करेंगे? 3 दिन में तो ट्रेलर दिख गया, वहां सभापति ने ट्रेलर दिखाया मल्लिकार्जुन खड़गे को, जिस पर लंबा उन्होंने बयान दिया है। यहाँ स्पीकर ने 3 दिन ट्रेलर दिखाया। कल भी उन्होंने कहा था कि जब स्पीकर अपने आसन से खड़ा हो जाए तो माननीय सदस्य आप लोग बैठ जाइए, आज कह दे रहा हूं 5 साल ये कहना ना पड़े। वो धमकी और चेतावनी दोनों थी। तो फिर आपके सामने 5 साल अभी ये सब बहुत इस दायरे में रहकर काम करना होगा, एक चुनौती है। मैंने जैसे कहा अजीत जी कि जो नैतिक बल विपक्ष को मिला, हमें मिला है, जिस जनादेश की मैं बात कर रहा हूं, उसमें बड़ी करिश्माई और जादुई शक्ति है। तो सबसे पहले तो ये जो 5 साल की बात और 5 साल का जो की चर्चा और अहंकार दिखाई दे रहा है सत्ता पक्ष में कि अगले 5 साल ये होगा, और जो आप भी चर्चा कर रहे हैं कि अगले 5 साल ये होगा, तो ये किसने कहा है कि अगले 5 साल ये सरकार रहेगी? तो अल्पमत की सरकार है। अभी आगे आगे देखें होता है क्या। 3 महीने के बाद महाराष्ट्र में, हरियाणा में, झारखंड में चुनाव है। तो चुनाव के क्या नतीजे रहते हैं? अगर ये सरकार इस जनादेश को ठुकरा कर अपने अहंकार के रास्ते पे यूं चलेगी तो जनता क्या जवाब देगी इन 3 प्रदेशों में, और उसके बाद उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अल्पमत की सरकार है। तो 5 साल अभी इतना जल्दी आप ना कहिए। मैंने कहा कि ये सरकार, ये पिछले 2 टर्म्स वाला ये जिस प्रकार से पिछली 2 बार प्रचंड बहुमत के साथ ये सरकार बनी थी, अब जनादेश कुछ और है। सत्ता पक्ष अगर नहीं समझेगा तो लोग समझाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दीपेन हुड्डा, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मानना पड़ेगा, मैंने भी 2500 बार आपके भाषण सुने हैं। आपके भाषण में, आपके शब्दों में, आपकी शैली में एक मर्यादित भाषा होती है, एक दायरा होता है। उम्मीद करेंगे कि स्पीकर महोदय भी, हम नसीहत उन्हें नहीं दे सकते, लेकिन उम्मीद करेंगे कि किसी सांसद को इस तरह से न डांटें सदन में जिससे लगे कि वहां स्पीकर की मर्यादा पर भी कहीं सवाल उठता है। फिलहाल इस वीडियो को, बातचीत को खत्म करते हैं। दीपेन हुड्डा साहब नमस्कार, मुलाकात होती रहेगी। धन्यवाद।